हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर आईएएस पीसीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस के द्वारा पब्लिश किया जाने वाला मेंस 365 मैगजीन का पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सब्जेक्ट, जिसका ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर किया था, जिसमें लास्ट टॉपिक कवर किया था ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। तभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अपना टॉपिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है इसमें एक पिटीशन पढ़ाया था कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। तो देखते हैं कि पहले अभी करेंटली जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए क्या सिस्टम है। तो पहला है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो आर्टिकल 124 में दिया गया है। ये स्टैटिक का पार्ट है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न डाला गया है। और सपोज हाई कोर्ट के जब भी जज का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें प्रेसिडेंट वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड रेस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करते हैं, देन उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट होता है। तो अभी देख लेते हैं कि जो जज के अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है। तो कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली ये कहाँ से आया था और इसका क्या रीज़न था। तो ये जो एक कमिटी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इसमें 3 मेंबर्स ऑफ हाई कोर्ट्स के भी होते हैं इन केस कोई भी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट से रिलेटेड होता है। तो ये अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस से रिलेटेड कॉलेजियन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो मेन एक केस आया था जिसको 3 जजेस केस बोलते हैं, जो कि 1981 से 1998 के बीच में आया था। और इस जजमेंट के बेस पे एक सिस्टम सेट किया गया था। इसी सिस्टम को बोलते हैं हम कॉलेजियन सिस्टम, जो कि जज के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी करेंटली जज के अपॉइंटमेंट को लेकर या फिर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्या क्या इश्यूज़ हैं उसको देख लेते हैं। पहला इश्यूज़ ये है कि जज अपॉइंटिंग जज मीन्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई एक एग्जिस्टिंग जज दूसरे जज को अपॉइंटमेंट करता है। तो एक तो पहला ये इशू है। दूसरा इशू है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें दूसरा इशू हाईलाइट ये होता है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं कि जो एक जज दूसरे जज को अपॉइंटमेंट करता है उसकी स्किल क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो दूसरा ये ट्रांसपेरेंसी का इशू है। और प्रमोशन ऑफ मीडियोक्रिटी मीन्स ओवरलुकिंग सेवरल टैलेंटेड जो जूनियर जजेस होते हैं, तो वो इन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये इसके मेन फैक्टर्स हैं जो कॉलेजियम सिस्टम है। और जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो एक कमिटी सेट होनी चाहिए, सर्च कम इवोल्यूशन कमिटी, जिस बेस पे वो प्रपोज करे कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, और इसका ऑब्जेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू जज परफॉर्मेंस एंड सूटेबिलिटी मीन्स किसी जज को अपॉइंटमेंट करने के लिए उसका क्राइटेरिया क्या है और उसमें सूटेबिलिटी क्या है कि कौन सा पैरामीटर पे ये परफेक्ट होनी चाहिए जज बनने के लिए। और इससे क्या होगा कि जजेस का सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ये ट्रांसपेरेंट होगा एंड फेयर होगा। अगला हमारा टॉपिक है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया था। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर कुछ कमेंट किया था कि जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे जुडिशियल सर्विसेज होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, उनको रिक्रूटमेंट करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का ये कमिटी ये बना था, रिकमेंडेशन इसका किया गया था। और जिस जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है आईएएस आईपीएस आईएफएस, ऐसे ही सेम एक जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है एआईजेएस, ये एक एग्जामिनेशन कराए जिसमें ऑल ओवर इंडिया जुडिशियल ऑफिसर के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ये टेस्टिंग एजेंसी बने। तो इससे क्या रिफॉर्म क्या होंगे, इससे रिलेटेड पहले क्या क्या पॉइंट्स है। एक तो ये सेंट्रल एजेंसी है जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस जितने भी स्टेट्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए काम करेगा।
और सेम ये काम सेम वे में ऐसे ही करेगा जैसा कि यूपीएससी काम करता है इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। तो पहले तो इसका जेनेसिस देख लेते हैं, मीन्स इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का। तो जो 14th लॉ रिपोर्ट है लॉ कमीशन का, इसने प्रपोज किया था 1958 में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर, और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं। तो इसको ऐड किया गया था आर्टिकल 312 में 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। तो इस पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर जुडिशरी का क्या व्यू पॉइंट है इसमें देख लेते हैं कि इसमें ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये डायरेक्ट किया गया था सेंटर को कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाए रिक्रूटमेंट के लिए। तो जो पार्लियामेंट्री इसमें पार्लियामेंट का ये पॉइंट है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ये 15th जो रिपोर्ट आया था उसने भी बैक किया था कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन होनी चाहिए, और उस बेस पे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं और डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इसके थ्रू होना चाहिए। और करेंटली हमारे जो लोअर जुडिशरी हैं लाइक सबऑर्डिनेट जुडिशरी, इसमें कैसे क्या प्रोसेस है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है ये आर्टिकल 233 और 234 में इसका प्रोविज़न दिया गया है, और ये स्टेट के थ्रू रिक्रूटमेंट इनका होता है। जो स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी होती है ये इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, और उनका एग्जामिनेशन कंडक्टेशन के बाद इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के आ जाने से इसकी ज़रूरत क्यों इसकी ज़रूरत ऑल इंडिया जो जुडिशियल सर्विसेज है कि इसकी नीड क्या है। तो इससे क्या हो गया कि रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ केसेस, मीन्स जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इससे ये कम होगा, क्योंकि जब जजेस का नियुक्ति टाइम पे होगा तो जो केस का पेंडेंसी है वो डे बाई डे घटेगा। और इसका जो इसमें जुडिशरी में बोला जाता है कि जजेस की संख्या बहुत कम है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के आ जाने से जो ऑलमोस्ट 25% सीट्स जुडिशरी में वैकेंट है इसको फुलफिल किया जा सकता है। और इसके अलावा इससे एक और बेनिफिट, जब जजेस की कम नियुक्ति ज़्यादा रहेगी, जजेस काफ़ी सफिशिएंट क्वांटिटी में होंगे, तो इक्वल जस्टिस जो जस्टिस का क्वालिटी है एंड एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक टाइम बाउंड मैनर में किसी को भी जस्टिस मिल जाएगा। बट इससे रिलेटेड जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हैं इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हैं, तो इश्यूज को भी देख लेते हैं कि एक तो इनका स्ट्रक्चरल इश्यूज है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में अभी करेंटली जो जजेस हैं उनका पेइंग स्केल जो है वो डिफरेंट है। सपोज किसी यूपी में किसी जज का पेइंग स्केल समथिंग कुछ ए है एंड बिहार में उनका बी है, तो ये यूनिफॉर्म ना होने की वजह से एक तो ये स्ट्रक्चर का इशू है। सपोज अभी इनका पोस्टिंग यहाँ पे है तो उनको सैलरी कुछ और मिलेगी, सपोज और ये स्टेट ए से स्टेट बी में जाते हैं तो इनको सैलरी कुछ और मिलेगी। तो ये एक स्ट्रक्चर का इशू है। दूसरा यहाँ पे इशू है एक लैंग्वेज का बैरियर। सपोज कोई भी राजस्थान का कैंडिडेट सिलेक्ट होता है और उसकी पोस्टिंग हो जाती है कर्नाटका में, तो ये राजस्थान का जो स्टूडेंट है लॉ ग्रेजुएट है उसको कर्नाटका में जाकर वहाँ के लोकल लैंग्वेज में केसेस को डील करने में इनको इशू आएगा। तो इसकी वजह से ये लैंग्वेज का एक बैरियर है। और इस टॉपिक को लेकर जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है, इस टॉपिक को लेकर जो डिफरेंट स्टेट्स और उनके रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं इनका डिसीजन डिफरेंट है, इनका कोई एक कॉन्सेंसस बिल्ड नहीं हो पाता है। तो ये इसके मेजर इश्यूज हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाना चाहिए कि पहले तो एक पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए कि किसी एक लिमिटेड एरिया में इसको चला के देखा जाए और इसके क्या प्रोज है, इसके क्या कॉन्स हैं, और इसमें कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है क्या। इस बेस पे इनकेस पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो इसको ऑल इंडिया लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अभी कुछ दोस्तों को डाउट होगा कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे कुछ भी बड़े चेंजेस लाना रहता है तो उनको एक लिमिटेड एरिया में जैसे कि अभी यूपीआई को इम्प्लीमेंट करना था तो इसके लिए एक लिमिटेड एरिया में लाइक मुंबई हो गया
दिल्ली हो गया, यहाँ पे 2 महीने या 3 महीने के लिए इसको चलाया गया और इसमें देखा गया क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स हैं। तो इन केस इसमें कुछ ड्रॉबैक्स मिलते हैं तो इसको वापस इम्प्लीमेंट करके, सुधार करके इसको वापस लॉन्च पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कर दिया गया। तो इसी को बेसिकली हम पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। दूसरा इसमें है स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन, जैसे इसमें गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट्स है, इनका एक कंसल्टेशन होना चाहिए, कॉन्सेंस बिल्ड करना चाहिए। और जो लैंग्वेज का बैरियर है, जो एक स्टेट से दूसरा स्टेट में कैंडिडेट जाते हैं तो लैंग्वेज का जो इशू आ रहा है, इसके लिए उनको एक लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, लैंग्वेज का स्किलिंग होना चाहिए और उस बेस पे वहाँ पे टेस्ट होना चाहिए कि सपोज वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उनको एज ए जज अपॉइंटमेंट किया जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रीजनल बेंचेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज है, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड लॉ एंड जस्टिस ने पार्लियामेंट में बोला था कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है ये रीजनल बेंचेस, सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस के लिए। तो अभी देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो रीजनल बेंचेस के आ जाने से जो जस्टिस होगा वो काफ़ी इजी वे में मिलेगा। सपोज किसी को तमिलनाडु से कोई पीआईएल फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको तमिलनाडु से दिल्ली आना रहता है, तो इन केस कोई एक रीजनल बेंचेज हो जाता है साउथ में, तमिलनाडु या कर्नाटका में, तो उसको तमिलनाडु से दिल्ली ना आके तमिलनाडु के चेन्नई या फिर कर्नाटका यहाँ पे नज़दीक में ही आ जाएगा। तो इससे क्या रहेगा कि जो जस्टिस होगा ये काफ़ी इसको ईजिली वे में मिल जाएगा। और जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका जो आर्टिकल 39A बोलता है कि फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा। दूसरा है कि जो जियोग्राफिकल बायस का बायसनेस है कि दिल्ली में है, जो कि नॉर्थ साइड में, इंडिया के नॉर्थ साइड में पड़ता है, तो साउथ वालों के लिए काफ़ी, साउथ में रहने वालों को या फिर ईस्ट इंडिया के ईस्ट पार्ट में रहने वालों के लिए काफ़ी इशू क्रिएट करता है। तो इससे ये जो जियोग्राफिकल बाउंडेशन है ये रिड्यूस होगा। और इसके साथ साथ जब हमारे नज़दीक में कोई उसका बेंच, सुप्रीम कोर्ट का बेंच मिल जाएगा, तो इससे लिटिगेशन का जो कॉस्ट है, सपोज पीएल फंड हम फाइल कर रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। और बेंचेस के आ जाने से जो जजेस की संख्या कम है उसकी भरपाई हो जाएगी और जजेस की संख्या एक वे में इंक्रीज हो जाएगा। और जजेस की जब भी संख्या इंक्रीज होगी, जजेस की संख्या जब भी इंक्रीज होगी तो डिसीजन फास्ट आएगा। तो इससे क्या होगा कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो डाउन हो जाएंगे। बस बट इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस हैं। तो फिर इसको चैलेंजेस क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला तो सुप्रीम कोर्ट है, इसको अपोज करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अपना कंट्री का अपेक्स बॉडी है जुडिशरी का। तो रीजनल बेंचेज आ जाने से जनरली उनका कॉन्सेंसस बिल्ड करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट का यूनिटरी कैरेक्टर है, ये अपेक्स बॉडी वाला हाई कोर्ट के ऊपर एक एक सुप्रीम कोर्ट, इसका यूनिटरी कैरेक्टर भी इस अफेक्ट होगा। क्योंकि सपोज किसी इशू को लेकर दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है, ये इसका वहाँ के जजेस का थिंकिंग कुछ और, पॉसिबली कुछ और हो सकता है। बट एक कोई रीजनल बेंच है कर्नाटका का, वहाँ पर किसी टॉपिक को लेकर कोई और टेक ऑन हो सकता है। तो यहाँ पे उसका जो यूनिटरी कैरेक्टर है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी इम्पैक्ट होगा। और ये रीजनल बेंचेज आ जाने से जो लिटिगेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। एंड इसके बाद जो रिड्यूस पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का करंट पोजीशन है ये डाउन आ सकता है, क्योंकि जो रीजनल बेंचेस होंगे वो डिसाइड करेंगे सिर्फ जैसे लाइक अपीलेट मैटर्स में। तो इससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस का बैकलॉग है वो भी कम होगा, तो इस पे उनका पोजीशन डाउन होगा। अभी अगला टॉपिक है हमारा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। यूनियन कैबिनेट ने
फास्ट ट्रैक स्पेशल जो कोर्ट्स है उनको 31 मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया है। तो अभी देख लेते हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं। ये तो बेसिकली 2019 में लॉन्च किया गया था और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये इम्प्लीमेंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा। और इसका जो फंडिंग होता है ये निर्भया फंड से इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसका मेन जो एम है ये होता है इनहेंसिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन। मीन्स ये अपने देश की जितनी भी महिलाएं हैं इनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का मेन एम है। तो अभी देख लेते हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स क्या क्या है। ये डेडिकेटली बनाया गया है जो रेप के पेंडिंग केस हैं और एंड पोक्सो एक्ट है इससे रिलेटेड जितने भी केस हैं इसको फास्ट ट्रैक पे लाकर इसको एक जजमेंट तक पहुंचाने के लिए इस कोर्ट को बनाया गया है और इसी को बढ़ाया गया है 31 मार्च 2026 के लिए। अगला हम देखते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली ये एक यूपीएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है क्योंकि उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक काफ़ी अच्छा काम किया है। फर्स्ट टाइम अपने कंट्री में ऐसा हुआ है कि कोई भी जुडिशरी अपना एनुअल एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट इन द कंट्री टू पब्लिश एक एन एनुअल रिपोर्ट दैट गिव्स इनसाइट इनटू परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स जुडिशरी। मीन्स वहाँ की स्टेट की जो जुडिशरी है उसने लास्ट 1 ईयर में कैसा परफॉर्मेंस किया है, कौन कौन से केसेस निपटाए हैं। तो इससे क्या रहेगा कि इनका अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होगा। देख लेते हैं कि पहले जजेस का अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। तो बेसिकली ये ऐसा डिफाइन किया गया है, मेकिंग जजेस इन कोर्ट पर्सनली एंड इंस्टीट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर्स ऑफ डिसीजन। जो जजेस हैं या फिर उसके कोई जज जुडिशरी का इंस्टीट्यूट्स हैं ये उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है किसी भी उनके एक्ट के लिए। बट इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, इश्यूज देख लेते हैं जुडिशियरी अकाउंटेबिलिटी के लेकर। पहला है कॉलेजियम सिस्टम कि जजेस अपॉइंटिंग जजेस, इससे क्या रहता है कि नेपोटिज्म बढ़ता है क्योंकि एक से आप देखेंगे जो भी जुडिशरी में आ जाता है जनरली उनके ही जनरेशन वाले जुडिशरी में वापस आते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम से ये जजेस का अपॉइंटमेंट बढ़ेगा, बढ़ रहा है। ये मेन एक पहला इशू है। दूसरा है कि इन हाउस जो फंक्शनिंग है लाइक केस का एलोकेशन, अपॉइंटमेंट हो गया, डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया, ये एक दूसरा इशू इसमें है। अभी हमारा अगला टॉपिक है एडीआर से रिलेटेड कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम क्या होता है। लाइक कोई भी 5 टाइप्स के एडीआर होते हैं, आर्बिट्रेशन हो गया, कॉन्सिलेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, नेगोशिएशंस हो गया, फिर लोक अदालत हो गया। ये स्टैटिक का पार्ट है, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो जो हमारा करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा। इसको हम कभी स्टैटिक अपना पार्ट पढ़ाएंगे पॉलिटी का तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको पहले कवर करना है। तो एक देख लेते हैं फ्री लीगल एड के बारे में। तो फ्री लीगल बेसिकली फ्री लीगल एड क्या होता है, ये आर्टिकल 39A में मेंशन किया गया है। ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर्स like provision of free legal aid services in civil and criminal matter for those पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल। मीन्स गरीब या असहाय ऐसे जो लोग होते हैं उनको ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, इसमें इक्वल जस्टिस की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 22(1) है जिसमें राइट टू लीगल कंसल्टेशन की बात करता है। आर्टिकल 39A है जिसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। तो फ्री लीगल एड की ज़रूरत क्यों है, तो इससे क्या रहेगा कि एक तो जस्टिस सबको मिलेगा, दूसरा है जस्टिस सबको मिलेगा तो उनका सोशल जो लाइफ है उनको कोई इसमें सोशल जस्टिस उनको मिलेगा और उनके जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, एक इंसान होने के नाते जो उनके कुछ राइट्स होते हैं ये इनके मेंटेन रहेंगे। और इस जब ये अपना जुडिशरी प्रॉपर वर्क करेगा तो कन्विक्शन रेट भी जो बढ़ेगा।
तो अभी के लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं फ्री लीगल एड से रिलेटेड वो देख लेते हैं। पहला तो एक तो नालसा है जो कि 1987 में लाया गया था फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा है दिशा स्कीम जो कि 2021 से 2026 के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। तीसरा है कि न्याय बंधु प्लेटफॉर्म जो इसमें एडवोकेट्स एंड उसके जो बेनिफिशरीज हैं उसको कनेक्ट करता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेली लॉ सर्विसेज जिसमें बेनिफिशरीज जो होते हैं वो अपने लॉयर्स को से वीडियो पे या फिर टेलीफोन के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। और न्याय मित्र प्रोग्राम है इसमें जो 15 साल से अधिक के जो केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको डिस्पोज करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अभी नालसा क्या होता है, नालसा स्टैंड्स फॉर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसको 1987 में लाया गया था और इसका जो मेन इम्प्लीमेंटेशन था लीगल एड पॉलिसी एंड प्रोग्राम मॉनिटर के लिए लाया गया था और ये फ्री लीगल एड देने के लिए किया गया था जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल और सब डिवीज़न लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया था। इसका जो कोर प्रिंसिपल है, नालसा का जो कोर प्रिंसिपल है, एक्सेस जस्टिस थ्रू फ्री लीगल एड, मीन्स जस्टिस के माध्यम से सबको फ्री लीगल एड देना। और लीगल एड का स्कोप कहाँ कहाँ पे है, जैसे कोर्ट में भी आप लीगल एड पा सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स में पा सकते हैं, जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल पावर से रिलेटेड कुछ भी हो तो वहाँ पे आप फ्री लीगल एड पाने की राइट्स रखते हैं। और इसका जो फंडिंग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट को। और जो फंक्शनिंग ऑफ नालसा, नालसा जो है अपना, इसका फंक्शनिंग क्या है, एक तो ये लीगल एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है पार्टिसिपेशन इन पीआईएल्स, ये जो जितने भी पीआईएल्स पढ़ते हैं इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं और उसको सॉल्व करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं। जैसे पहला है अपना लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लीगल एजुकेशन। जैसे ये नालसा जो है, नालसा काफ़ी पहले से आया है, लाइक 95 से 2019 के बीच में आप देखेंगे तो 80% इंडिया के 80% जो पॉपुलेशन है वो एलिजिबल है नालसा पाने के लिए, बट लोग इससे अवेयर नहीं है क्योंकि इतने टाइम होने 25 अराउंड 30 साल में सिर्फ 15 मिलियन लोगों को ही इससे नालसा से बेनिफिट मिला है। तो इसका सॉल्व करने के लिए इसमें मास मीडिया लेवल पे एक कैंपेन होनी चाहिए जिससे जो वनरेबल सेक्शन है उनको पार्टिकुलरली एजुकेट करना चाहिए और इनको एक स्टेप्स बताने चाहिए कि कैसे नालसा का एक्सेस किया जा सकता है फ्री लीगल एड पाने के लिए। और इसका जो बजट होता है नालसा के लिए बजट काफ़ी कम रखा गया है। एक ऑन एन एवरेज जो पर कैपिटा इनकम जैसे होता है वैसे 75 पैसे पर कैपिटा एनुअली एक इनका एक्सपेंडिचर का बजट है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को उसका ग्रांट इन एड को बढ़ाना चाहिए। फिर इसमें जो लॉयर्स होते हैं इनकी जो कंपनसेशन होता है काफ़ी कम होता है, 1500 से 7,000 रुपये होते हैं। तो इससे भी उनको जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको बनाए रखने के लिए इससे एक कॉन्सेंसस बिल्ड करनी चाहिए और ये टाइम टू टाइम मॉडिफाई इसको करनी चाहिए। फिर अगला हम टॉपिक देखते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शंस इन इंडिया, क्योंकि अभी रिसेंटली अपना जनरल इलेक्शन हुआ है, 10th लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है किसी भी आप मेंस एग्जामिनेशन में। अभी स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करें या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप कोई किसी टॉपिक पे हमारा अपना नया वीडियो लाने का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम अपना जो भी नया वीडियो है उस टॉपिक पर लेकर आएंगे जिससे रिलेटेड भी आपको डाउट है। इनकेस अदर डाउट्स हैं तो आप हमें 1-to-1 भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मेरा डिटेल मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। तो अभी हम शुरू करते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट ने
अपना एक्सेंट दिया था एक बिल के लिए, जिसको नेम दिया गया था अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस इन टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। तो रिसेंटली क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें जो चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन जो कमीशन है, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर 3 लोगों की एक बॉडी रहनी चाहिए। एक तो पीएम होनी चाहिए, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन होनी चाहिए, अपोजिशन, एंड तीसरा एक न्यूट्रल पर्सन एज अ सीजीआई होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, एक्ट को पास करा के इन्होंने पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन को तो रहने दिया, बट जो सीजीआई एज अ न्यूट्रल पर्सन हो सकते थे इनको रिप्लेस कर दिया एक यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम द्वारा। तो इससे रिलेटेड जो बिल था उसी बिल को प्रेसिडेंट ने एक्सटेंड दिया था, तो इसकी वजह से वो काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसको एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि ये जुड़ी यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल जो है रिप्लेस करेगा इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को, इसको रिप्लेस करेगा ये अपना अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज इन टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। इसका मेन एम है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, स्पेशली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन, मीन्स इलेक्शन कमीशन का वर्किंग से रिलेटेड जो भी उसका प्रोसेस है, इसको प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पे क्या गया था, प्रेसिडेंट ने जो रिकमेंडेशन भेजा था सिलेक्शन कमेटी के लिए, वहाँ पे जो पीएम है वो एज अ चेयरमैन वहाँ पे रहेंगे, दूसरे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, जो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं तो फिर इनकेस लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफिशियली नहीं है तो फिर लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, जैसा कि अपना 16th एंड 17th जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें कोई ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, तो उस केस में जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके लीडर्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। और तीसरा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली इसमें यही है, बाकी सारा ये स्टैटिक का पार्ट है, तो स्टैटिक का पार्ट अभी हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा क्या होगा कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको चाहिए, आप ये वाला मैं जो नोट्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कुछ भी क्वेरी रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी जो देख लेते हैं कि रिमूवल ऑफ जजेस क्या होता है, कि जब जज एनी टाइम पे रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को अपना, तो जो जज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, और इनका सैलरी जो होता है जजेस के इक्विवेलेंट होता है, और इनका टेन्योर जो होता है 6 ईयर्स के लिए होता है और अनटिल 65 ईयर्स, मीन्स या तो आप 6 साल पहले कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप 65 साल जो भी आप पहले हो जाते हैं उसमें आप रिटायर हो जाएंगे, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये अभी देख लेते हैं कि एक मीडियोकर पाथ क्या होना चाहिए, कि एक गोस्वामी कमेटी आया था जो 1919 में रिपोर्ट दिया था कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए उस कमेटी में एक तो पीएम होनी चाहिए, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन होनी चाहिए, और तीसरा एज अ न्यूट्रल पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होनी चाहिए। बट इन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्रॉप करके एक यूनियन मिनिस्टर को लाया था इन्होंने। अभी अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड, इलेक्टोरल रिफॉर्म में क्या है, पहला साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, कि ये वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है कि सिंक्रोनाइजिंग लोकसभा, स्टेट असेंबली, म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत, ये जो 4 इलेक्शन होते हैं, लोकसभा, एमएलए का, म्यूनसिपैलिटीज़ का और पंचायत का, ये चारों को एक साथ कराना, इसी को साइमल्टेनियस इलेक्शन बोलते हैं या फिर वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे इंडिया में एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, इसका बिल्कुल भी मायने नहीं है। इसका सिर्फ यही मतलब कि ये जो 4 इलेक्शन होते हैं
हैं, लोकल या फिर नेशनल इलेक्शन, इसको चारों को एक साथ करना। और इस ये ज़रूरी नहीं है कि सारा एक ही दिन हो, ये 5 स्टेज में, 6 फेज़ में, 7 फेज़ में, जब जैसा भी उसमें रिसोर्सेज के बेस पे ये करा सकते हैं। तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए कौन कौन रिकमेंडेशन भेजा था? पहले तो लॉ कमीशन था, इन्होंने 2015 में अपना 170th रिपोर्ट जो दिया था उसमें इसको रिकमेंड किया था साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए। दूसरा था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो 2015 में रिपोर्ट भेजा था, उसमें भी इसको रिकमेंड किया था साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए। एंड तीसरा नीति आयोग ने भी जो अपना थिंक टैंक है उसको 2017 में उसने भी बोला था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होनी चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। तो सॉरी, तो अभी देख लेते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, वाई नीड फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इससे क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होगी ये बढ़ेगी, क्योंकि क्या होता है जब इलेक्शन होता है तो इसमें टीचर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, सिक्योरिटी पर्सनल्स का डिप्लॉयमेंट होता है। तो उस केस में क्या होता है, कुछ केसेस में बैंकर्स का भी डिप्लॉयमेंट होता है। तो सपोज क्या होगा कि सपोज कोई टीचर है, उसका ड्यूटी है टीचिंग करना, बच्चों को टीच करना, बट वो इलेक्शन की वजह से बहुत बहुत बार क्या होता है वो हमेशा ये टीचिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो इससे बच्चों का लॉस होता है, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो एक ये हो गया। फिर सिक्योरिटी पर्सनल हो गए, जब सिक्योरिटी पर्सनल का मूवमेंट होगा, क्यों तो सिक्योरिटी पर्सनल एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो जिस भी जगह से जाएगी वहाँ का सिक्योरिटी थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो गया। और दूसरा डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, क्योंकि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ये इम्प्लीमेंट हो जाने की वजह से, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है, जिस दिन इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है उस दिन ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इस बीच में क्या होता है कि कोई भी डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाते हैं। तो इसके ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है कॉस्ट का सेव कॉस्ट का सेविंग चैलेंज नहीं, सॉरी, इसका नीड क्यों है, कॉस्ट का सेविंग। इससे क्या होगा कि जो अपना 2024 का इलेक्शन हुआ था, जो 2024 का इलेक्शन हुआ था उसमें ऑफिशियली देखा गया तो 5000 करोड़ रुपीस की खर्च हुआ था, 5000 रुपीज़ का खर्च हुआ था, ये ऑफिशियल है, बट रियल अमाउंट देखा जाए तो इससे कहीं ज़्यादा हुआ था। तो ये जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो एक ही खर्च में एमएलए, एमपी, म्यूनसिपालिटीज़ या पंचायत सारे इलेक्शन हो जाएंगे, तो ये जो खर्च है ये बचेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो इनहेंस होगा, और जो एनसीसी कम टाइम में लगने की वजह से जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये काफ़ी अच्छे वे में हो पाएंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अपना आर्टिकल 324A है उसमें बात करता है कि उसमें एक क्लॉज इंसर्ट करना पड़ेगा जो कि एक सिंगल इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड होगा, और सिंगल इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड मीन्स एक जो भी वोटर है उसका एक सिंगल एंट्री होने चाहिए इलेक्टोरल रोल में, और उसका एक कार्ड बनना चाहिए। जैसा कि अभी करेंटली अभी 2 इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं, एक एमएलए और एमपी इलेक्शन के लिए डिफरेंट होता है, और म्यूनसिपालिटीज़ जो होते हैं, म्यूनसिपालिटीज़ एंड पंचायत वाला जो होता है, पंचायत वाला, इसके लिए डिफरेंट इलेक्टोरल रोल्स होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि किसी किसी का नाम जो नेशनल इलेक्शन होता है इसमें तो होता है, बट ये पंचायत इलेक्शन में नहीं होता है, या फिर इसका वाइस वर्सा कर दीजिए, तो इससे भी इम्प्लीकेशंस आते हैं। दूसरा इसका इशू है कि हंग असेंबली के केस में, हंग असेंबली क्या होता है कि सपोज किसी भी पार्टी को इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला, तो क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलने के केस में क्या होता है कि उनका सर्विस एक्सपायर होने के पहले सपोज गवर्नमेंट ट्रस्ट वोट हार जाती है, तो उस केस में उनको री इलेक्शन करना पड़ेगा। तो री इलेक्शन जब भी होगा तो ये नेक्स्ट फुल टर्म के लिए नहीं होगा, सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए होगा। सपोज 3 साल के बाद सरकार गिर गई तो जो भी इलेक्शन होगा सिर्फ 2 साल के लिए होगा, क्योंकि आगे वाला जो इलेक्शन है ये साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा। तो ये इसके 2 इशू मेजर इश्यूज थे। और इसके अलावा जो तीसरा मेजर इश्यूज था ये लॉजिस्टिक एंड मैन पावर को लेकर था, लाइक ईवीएम हो गया, वीवीपैट हो गया, क्योंकि अभी के टाइम पे हमारे पास बहुत लिमिटेड मात्रा में ईवीएम और वीवीपैट्स हैं।
और इसको जब भी साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो इसका काफ़ी प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। तो प्रोक्योरमेंट करने की वजह से हमारा जो कॉस्ट है एक्सपेंडिचर इस पर काफ़ी बढ़ेगा। तो हमारा डेवलपमेंटल काम या फिर सोशल वेलफेयर स्कीम्स वाले पैसे को उधर वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये इसके मेजर इश्यूज हैं। तो इसके लिए एक क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट अपना ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको डायलॉग करना चाहिए, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इनको बैठ के डायलॉग करना चाहिए, एक एक मीडियोकर पाथ निकाल के इस पे सॉल्यूशन लाना चाहिए, जिससे वन नेशन वन इलेक्शन हो और बाकी डेवलपमेंट के भी काम ना रुकें। और जो अपना जो भी जिस फील्ड का है, सपोज वो बैंकर है तो बैंकिंग का काम करे, टीचर है तो बच्चों को पढ़ाए, ये अपना काम कर सकें। इलेक्टोरल फंडिंग ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में इलेक्टोरल फंडिंग से रिलेटेड जो एक पॉलिसी था इसको कैंसल आउट कर दिया था। और इसको एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 2024 में चल रहा था, इसके थ्रू ये इलेक्टोरल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसको कैंसिल किया था। जो अभी के लिए अपना ये पॉलिसी था, ये इसमें दो कुछ लूप होल्स थे, लाइक एक आरटीआई का इशू जो अपना फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जा रहा था। और इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल के बेस पे ही इलेक्टोरल फंडिंग वाला जो पॉलिसी था सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसल आउट कर दिया था, क्योंकि कौन किसको डोनेशन दे रहा था इसका आरटीआई के थ्रू आपके पास आरटीआई का कोई पावर नहीं था। तो इससे क्या रहा था कि जो कारपोरेट्स थे उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में बढ़ रहा था। और जो बड़ी पार्टी होती है इसका भी हम देखते हैं उनको इलेक्टोरल फंडिंग से क्या क्या बेनिफिट्स मिले, और स्मॉल जो जितने भी स्मॉल पार्टीज थे या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको क्या नुकसान हुआ। एक तो उसमें एक और जो चैलेंज था उसमें हाईलाइट ये किया गया था, ये जो पॉलिसी लाया गया था फंडिंग का, इससे बोला गया था कि ब्लैक मनी रुक जाएगी, बट इससे ब्लैक मनी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। दूसरा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को वायलेट कर रहा था, जो कि फंडामेंटल राइट है। और तीसरा पॉइंट है कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहे थे। सपोज कोई स्मॉल पार्टी है, नई पार्टी स्मॉल पार्टी है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है, उसको जब भी लड़ना पड़ेगा तो सपोज नेशनल या फिर स्टेट लेवल की जो पार्टीज़ हैं जिनके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, फंडिंग है, उनसे इनको इलेक्शन लड़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि इनके पास तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या स्मॉल पार्टी इनको कैसे फेस करेगी, ये इश्यूज था। तो इसको बोला गया था कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा था, ये एक इशू था। और इसकी वजह से जो कैश ट्रांजैक्शंस थे वो काफ़ी बढ़ गए थे डोनेशन के तौर पे। तो जो कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ये इसको कर दिया गया था 20,000। तो क्या हुआ था, जब कैश ट्रांजैक्शन बढ़ गया था तो इससे उनको ट्रैक कर पाना कि कौन सा पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। तो ये ब्लैक मनी था, इस पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगा पाया, तो एक ये रीज़न था। और इसके साथ साथ मैंने जैसा कि बताया था कि जब कोई भी कारपोरेट है वो किसी भी पार्टी को फंड देगा तो उसका इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी है उसमें इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक इसके लिए भी एक ड्रॉबैक है। जैसा कि देखा गया था पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हो रहा था अमेरिका ने वहाँ के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया था। फिर देन जब 2016 में अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था तो रसिया ने वहाँ के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये कुछ टेक्निक्स यूज किए थे, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए स्टैटिक पॉइंट है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एमपी के लिए जो लिमिट है 75 से 95 लाख है, एमएलए के लिए 28 से 40 लाख है, ये सारा स्टैटिक है, इसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि
जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो एज फॉर कंटेस्टिंग लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन टू 18 ईयर्स, मीन्स जो अभी करेंटली एमपी के लिए, एमपी एमएलए के लिए 25 ईयर्स मिनिमम एज रखा गया है, इसको 18 करने के लिए बात कर रहे थे। तो ये हम इसलिए ये हमारे लिए न्यूज़ में था। और इससे क्या हुआ, 18 करने का बेसिक रीज़न क्या था, जब हमारा 18 हो जाएगा तो हमारा जो यूथ है इनका पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो जब भी पॉलिटिक्स में यूथ आएंगे तो ये यूथ का क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसका सॉल्यूशन होनी चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये डिसीजन लाया गया था, डिसीजन नहीं लाया गया था, इसका रिकमेंडेशन भेजा गया था। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या होता है। तो अभी देखा जाए तो हमारा करेंटली जितने भी एमपीज़ हैं, सपोज 543 एमपीज़ हैं, तो 543 एमपीज़ में से बिलो 30 एज वाले सिर्फ 2.2% ही हैं। तो ये एक प्रॉब्लम था। बट ईसीआई का एक ये भी पॉइंट है कि सपोज हम 18 ईयर्स उसका मिनिमम एज कर देते हैं तो उसमें एक तो मैच्योरिटी का इशू हो सकता है, और इस 18 की एज पे जो रहता है कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होता है 18 ईयर्स ओल्ड कोई भी रहता है कैंडिडेट। तो ये सारा इशू इलेक्शन कमीशन ने बताया था। तो इसके लिए हम क्या क्या रिकमेंडेशंस आया था कि जो रिड्यूस एज रिक्वायरमेंट जो था ये तो ठीक है, ओके था, बट इसके लिए जो इसमें सिविक एजुकेशन हुआ, इसमें पॉलिटिकल स्किल्स से रिलेटेड कोई इंगेजमेंट स्किल्स लाया जाए, जिससे कि पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, पॉलिटिकल थॉट डेवलपमेंट के लिए इसको इम्प्रूव किया जा सके। और कोई भी सपोज कोई भी इंस्टीट्यूट है उससे कोलैब करके ये ट्रेनिंग गवर्नमेंट हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज हुआ, यूथ के ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इनको ट्रेनिंग दिया जा सके डिसीजन मेकिंग में, डिस्कशन में। अगला टॉपिक है हमारा इनर पार्टी डेमोक्रेसी, मीन्स डेमोक्रेसी इनसाइड अ पार्टी इज कॉल्ड इनर पार्टी डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। तो इसमें क्या होता है कि इंक्लूजन, इसको डिफाइन ऐसा किया गया, इंक्लूजन ऑफ पार्टी मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड इनर पार्टी डेमोक्रेसी। तो ये आ जाने से सपोज कोई बड़ी पार्टी है, वहाँ पे कोई छोटे छोटे कार्यकर्ता की जब भी बात मानी जाएगी, ऊपर तक उनका बात माना जाएगा, उसी को बोलते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी। तो जब छोटे कार्यकर्ता हैं, उनके जो पार्टी के मेंबर्स हैं, उनको उनकी बात जब मानी जाएगी मेंबर्स का, तो ऑब्वियसली उनको एक बेटर पॉलिसीज मिलेगी, बेटर लीडर मिलेंगे। इसी को हम बोलते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी। और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि एक हम जितने भी रीजन पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं, जैसा कि जर्मनी में दिया गया है। और जितने भी लीडरशिप की इलेक्शन हो, उनका लो लेवल का जो भी मेंबर है वो भी उसमें पार्टिसिपेशन करे, इसी को हम इनर पार्टी डेमोक्रेसी बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अभी देखा जाए करंटली तो एडीआर ने, जो कि वो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जिसने पॉलिटिकल फंडिंग का केस लड़ रही थी, उससे ने एक अपना रिपोर्ट निकाला था जिसका टाइटल था एनालिसिस ऑफ सीटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023। तो इस रिपोर्ट का इसमें बोला गया था कि क्रिमिनलाइजेशन की कॉज क्या क्या है। तो एक विनेबिलिटी जो फैक्टर्स है, एक तो ये मेजर कारण है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं उनका जनरली इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से उनकी विनिंग के जो चांसेस हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जब विनिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो कोई भी पार्टी होती है ऐसे लोगों को ही टिकट देती है कि वो उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहें। दूसरा है कि कन्विक्शन का जो रेट है ये बहुत टाइम लगता है, डिले इन कन्विक्शन ऑफ केसेस। सपोज क्या होता है कि कोई भी केस है बट उसको फाइनल जजमेंट तक नहीं पहुंचा है, अभी ट्रायल्स में है, तो उस केस उस बीच में वो चुनाव तो लड़ ही सकता है। तो ये है डिले इन कन्विक्शन ऑफ केसेस।
और लीगल लूप होल्स हैं, जैसे आरपीए 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो 1951 का है, इसमें क्लियरली बोला गया है कि जो कन्विक्टेड पॉलिटिशियन है उनको बैन किया गया है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कन्विक्शन और ट्रायल में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये फ्री होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और ऐसा कोई भी इसमें क्लॉज नहीं दिया गया है कि जो ट्रायल में है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये इसके कॉजेज हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के। और इसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है, पहला तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होने की वजह से पॉलिसी फ्रेमिंग जब भी होती है उसमें भी एक अपने फायदे के लिए थोड़ा बहुत उनका इन्फ्लुएंस होता है कि वो अपना पॉइंट्स रखते हैं जब भी पॉलिटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं इनका कंट्रोल जो होता है पॉलिटिकल, ये काफ़ी बढ़ जाता है। और सपोज कोई क्रिमिनल है, वो यहाँ पे एमपी या एमएलए जीत जाता है, तो जो इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन पे भी पॉलिटिकल प्रेशर होता है। और तीसरा है कि पेंडिंग केसेस अगेंस्ट लॉ मेकर, तो जो अपना एमपी और एमएलए हैं इन पे बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, और वो लोग इसी का बेनिफिट उठाकर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उन पे फाइनल कोई कोर्ट से पनिशमेंट नहीं मिला है, तो अंडर जो ट्रायल्स के तौर पे हैं तो ट्रायल्स तो चुनाव लड़ ही सकते हैं। एक यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट आती है, इसमें बोला गया था कि इंडिया 180 देशों में 85वें पोजीशन पे थी करप्शन परसेप्शन में। तो इसका देख लेते हैं एक मीडियोकर पाथ क्या होना चाहिए। सपोज यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, तो जब भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है तो क्या होना चाहिए कि उसके फेवर में भी कुछ फैक्टर्स होने चाहिए, उसका क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, बट एक लास्ट में आपको कंक्लूजन के तौर पे एक मीडियम का पाथ आपको आंसर करना रहता है, जिससे कि उसके प्रोज भी पता चलें, कॉन्स भी पता चलें, और उसका सॉल्यूशन क्या दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ उसके सॉल्यूशंस हैं, जैसे लाइफ टाइम बैन फॉर कन्विक्ट्स फ्रॉम पोल्स। सपोज किसी को कन्विक्शन मिल गया है तो उसको लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा है कि जो फॉल्स एफिडेविट लगा के बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने डिटेल्स को छुपाने के लिए लाइक एक फॉल्स एफिडेविट लगा देते हैं, और इसकी वजह से उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ये डिस्क्वालिफिकेशन कर देना चाहिए जो लोग भी फॉल्स एफिडेविट लगाते हैं। और इंटरनल डेमोक्रेसी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज होता है। और सपोज किसी ने हीनियस क्राइम किया है, हीनियस मतलब काफ़ी घिनौना कृत्य किया है, तो ऐसे लोगों पे भी ये बैन करना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जिस दिन भी इलेक्शन का डेट आता है उस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है इसी को, और इसमें कोई भी सरकारी एक्सपेंडिचर या सरकारी स्कीम्स लॉन्च नहीं हो सकते हैं। इसी को हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, जो मॉनिटर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले देख लेते हैं इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसका जेनेसिस क्या है। तो ये फर्स्ट टाइम जो केरला में इलेक्शन हुआ था 1960 में, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को ये पावर दिया गया है कि वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कुछ भी ये लॉ बना सकता है। और इसी क्लॉज का बेनिफिट, इसी क्लॉज को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने हेट स्पीच को देखते हुए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको बैन किया था। अभी हम देख लेते हैं कि जो अपना एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। तो पहला है इफेक्टिवनेस, उनका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आप देखते होंगे चुनाव अभी रिसेंटली था, तो जब भी चुनाव था तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लगा हुआ था, बट उसका फिर भी वायलेशन हो रहा था। और इसका रीज़न ये था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में वो अपना
डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और इसके साथ साथ जो रेगुलेशन को लेकर इश्यूज था, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुए, यूट्यूब हुआ, चैनल हुए, तो वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद भी वो अपना प्रचार करते रहते हैं। जैसे कि सपोज कल इलेक्शन है, आज प्रचार बंद है, बट वो लोग क्या करते हैं, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इसका यूज करते हैं और चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं। इसका एक ये इम्पैक्ट था। दूसरा, शॉर्ट ड्यूरेशन। सपोज कोई हेट स्पीच करता है तो इसका इलेक्शन कमीशन के पास ले जाना चाहिए और इसको एक वायलेशन मानना चाहिए एमसीसी का। इसका वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए कि सपोज कोई एमसीसी का वायलेशन करता है तो पहले तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए पनिश करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में भी वो इम्प्रूव नहीं होता है तो उसको लॉन्गर पीरियड के लिए उसको बैन कर देना चाहिए। और कोई भी इसको वायलेट करता है, कैंडिडेट हुआ या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो इंटायर जो पीरियड होता है एमसीसी का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको ख़त्म कर दें कि ये चुनाव ही ना लड़ पाए, या फिर उनका एलिजिबिलिटी को लेकर ये ख़त्म कर दें। जितने भी पार्टीज हैं उनको पेनलाइज करना चाहिए, और कोई भी वायलेशन होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो विद इन 72 आवर्स उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे नए नए टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। तो डिजिटल एज में जैसे एआई आ गया, इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए और इसके बेनिफिट और क्या इसके प्रोज कॉन्स हैं देखना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शंस। ये यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ये जीएस 2 में भी इम्पॉर्टेंट है और इसको जीएस 3 में भी कवर किया जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ये जीएस 3 में भी कवर किया जा सकता है, एंड ये इलेक्शंस है तो इलेक्शन को जीएस 2 में भी कवर किया जा सकता है। तो आप जब भी करंट अफेयर्स को स्टैटिक पॉइंट से लिंक करके आंसर करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव होगा। और सपोज 20 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 10 में भी ऐसे लिखा और 0.5 आधे नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि 20 इंटू 0.5, तो सीधे सीधे आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा, अदर कैंडिडेट से आप 10 नंबर एक्स्ट्रा पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको लिखेंगे आप वो ट्राई करिए कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और ये काफ़ी हेल्प करेगा मेंस एग्जामिनेशंस में। तो देख लेते हैं कि एआई का रोल क्या क्या हो सकता है इलेक्शन में। एक तो जो डेमोग्राफी होती है और उसका वोटिंग का पैटर्न है, इसको एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर रीजन, ए रीजन के लोग जो जब भी अपना वोट दिए तो उनका क्या क्या इश्यूज थे और कौन कौन से फैक्टर को दिमाग में रख कर वोट दिए हैं। दूसरा था कि रियल टाइम में डेटा को एनालिसिस किया जा सकता है एआई के हेल्प से। तीसरा है कि कम्युनिकेशन का एक इफेक्टिव मेजर्स हम ले सकते हैं एआई से, और एआई की हेल्प से हम जो वोटर्स हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं। तो एआई के पॉजिटिव वे में काफ़ी बेनिफिट्स हैं, बट इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे मैनिपुलेशन का। ये एआई की हेल्प से बहुत सारा इस समय डीप फेक वीडियोस भी सर्कुलेट किए जाते हैं, जिससे उसका नेगेटिव वे में इम्पैक्ट होगा, तो इसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और अभी के लिए एआई पे ऐसा कुछ रेगुलेशन नहीं है, तो एआई को हम इलेक्शन में यूज या मिस यूज दोनों इसका हो सकता है। अभी हम अगला टॉपिक देख लेते हैं कि मास मीडिया एंड इलेक्शन। तो ये बेसिकली क्या है, इस एआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस इशू किया था रिलेटेड टू गाइडलाइंस फॉर एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो अपने करेंटली एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको सही वे में कैसे यूज किया जाएगा। तो इस एआई ने बोला था कि जो भी कंटेंट है, कंटेंट
फॉल्स मतलब झूठा, मिसलीडिंग, डेरोगेटरी नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली वुमेन्स को लेकर कोई भी ऐसा भद्दा मजाक या कमेंट नहीं होनी चाहिए, और किसी एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन पे ऐसा कमेंट या फिर फाल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बोला था। और इन केस ऐसा कुछ भी होता है तो रिमूव एनी वायलेटिंग कंटेंट विद इन 3 आवर्स, मीन्स आपने इसके बाद भी कुछ भी डाल दिया है तो आपको जब भी आपको नोटिफाई किया गया उसके 3 घंटे के अंदर आपको उसको रिमूव करना ही रहेगा। ये ऐसा गाइडलाइन था आईटी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, जो डिजिटल एक्ट आपको आया था उसके थ्रू। इससे क्या होता कि थ्रेट टू सोवर्निटी ऑफ कंट्री, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखे होंगे कि जो 2016 में यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था तो रसिया पे एलिगेशंस लगे थे कि रसिया ने इलीगल तरीके से वहाँ के यूएस के इलेक्शन को इम्पैक्ट करने के लिए उसके नेगेटिव वे में प्रचार किए थे सोशल मीडिया के थ्रू। और सेम वे में आप देखेंगे जब पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे इमरान खान की पार्टी को रिमूव करने के लिए यूएस ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। तो इससे क्या है कि जो सोवेनिटी है, पाकिस्तान की सोवेनिटी या फिर किसी स्पेसिफिक कंट्री की सोवेनिटी को डिसबैलेंस किया जा सकता है। इसके थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेटेड कंटेंट भी वायरल हो जाता है। और क्रिएट ऑनलाइन इको चैम्बर्स, मीन्स क्या होता है कि सपोज एक जगह एक गैदरिंग कर लिए, सपोज कोई एक व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे 10,000 पब्लिक का ग्रुप बन गया, और 10,000 पब्लिक में आपने किसी ने भी उसमें एक फेक कोई भी नैरेटिव सेट कर दिया गया, तो उस बेस पे क्या होता है कि दंगा भड़कने के भी चांसेस हैं। तो ये सारे उसके ड्रॉबैक्स थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया था। तो थैंक यू गाइस, अभी के लिए हम इस लेक्चर में अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं, और अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम कवर करेंगे रिलेटेड टू टॉपिक्स रिलेटेड टू गवर्नेंस। और आपको कुछ भी डाउट्स रहे तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पे भी कुछ डाउट है तो हमसे आप 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। और इन केस आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप लिंक बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन से नेक्स्ट वीडियो है, कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और पॉसिबल हो तो आप अपने जो भी पढ़ने वाले दोस्तों से शेयर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले इसको कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि जो मेंस मैगजीन है, मेंस 365 मैगजीन है, वो और भी आती हैं, लाइक यूनिफॉर्म इकोनॉमी हो गया, एथिक्स हो गया, तो इसको भी हम कवर कर लेंगे। इसको मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।